प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अनिवार्य प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला हम ला रहे हैं। मात्र हम 3 वीडियो इस श्रृंखला के अंतर्गत लाएंगे और ये वीडियो आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यकीन मानिए एक एक प्रश्न इस वीडियो से परीक्षा में आने वाले हैं। यह ना तो सरल ना ही कठिन कह सकते हैं, बल्कि ऐसे प्रश्न हैं जिनके परीक्षा में आने की बारंबारता सर्वाधिक है। अगर आपने पेपर देखे होंगे, अगर आपने प्रश्न पत्र को सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता होगा कि एनटीए नेट जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी में अब जो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न ला रहे हैं, वे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अनेक रूपों में पूछे जाते हैं और हर वर्ष पूछे जाते हैं। आज का यह वीडियो जो है, यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि आपको इस वीडियो से कम से कम 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। परीक्षा हो जाने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो से किस प्रकार के 10 प्रश्न आए हैं। आइए आज हम उन तथ्यों को देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हाईटेक हिंदी ने उनका संकलन किया है। यह पहला प्रयास है। आप इस पर अपनी राय देंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इसके बाद जो है हम आगे इस प्रकार के प्रयास को और जारी रखेंगे। आपके लिए हम और वीडियो ला सकेंगे। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपकी प्रतिक्रिया क्या है वीडियो को लेकर के, वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है जो भक्ति काल से संबंधित है, संप्रदाय को लेकर के, संप्रदाय केंद्रित उनके सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के नाम को लेकर परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक नाम पूछा जा सकता है, इनके क्रम पूछे जा सकते हैं, ये सारे नाम दिए जा सकते हैं और इनको मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। पर ये जो इतने नाम आपको दिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक साथ हमने इनको संकलित किया है। आप और भी जितने भी सिद्धांत हैं उनको याद करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जितने नाम हैं ये यकीन मानिए कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है? द्वैतवाद से है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। और द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? मध्वाचार्य थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सनकादि संप्रदाय किससे संबंधित है? द्वैतवाद से संबंधित है। और इसके जो आद्य आचार्य हैं उनका नाम क्या है? निम्बार्काचार्य है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। एक एक प्रश्न बन सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 3-3 की श्रृंखला में दिया हुआ है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार आएंगे, ये आपकी समझदारी पर केंद्रित होगा कि आप यहाँ से प्रश्न को किस प्रकार सही करेंगे। हमारी कोशिश मात्र इतनी है कि एक बार, अब जबकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हम उन प्रश्नों पर आपका ध्यान केंद्रित करा दें जो प्रश्न आपको सरल लगते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको लगते हैं कि अरे ये तो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, इन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कराने की हमारी ये कोशिश है। रुद्र संप्रदाय का संबंध किससे है? रुद्र संप्रदाय है शुद्धाद्वैतवाद से। और शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किससे है? वल्लभाचार्य से है। ये बात आपको याद रखना है। श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है और रामानुजाचार्य इसके आद्य आचार्य हैं। स्मार्त संप्रदाय अद्वैतवाद से संबंधित है और अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। गौड़ीय संप्रदाय, जी हाँ, ये गौड़ीय संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय अचिंत्य भेदवाद। एक मजे की बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य को लेकर के इतने चैनल और इतने लोग हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं। एक दिन मैं देख रहा था कहीं पर, किसी ने जो है उपनाम, लेखक और साहित्यकारों के उपनाम बताए थे, तो उसमें रांगे राघव का उपनाम त्रयंबक पीर आचार्य करके उनका नाम है। और वो नाम लेने में जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा था, उसको वो नाम, उसका ठीक उच्चारण नहीं कर पा रहा था। अब जैसे अचिंत्य भेदवाद है, तो ये इसी रूप में, जिस रूप में लिखा गया है, इसी रूप में जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं आप जल्दबाजी में ऐसे मंच से तो नहीं जुड़े हैं जहां पर आपको जानकारियां तो दी जा रही हैं, लेकिन वे जानकारियां पूरी तरीके से सटीक नहीं। गौड़ीय संप्रदाय, अचिंत्य भेदवाद और चैतन्य महाप्रभु।
अब इसको आपको क्या करना है, इन सारे नामों को मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु में कतई कंफ्यूज नहीं करना है, इसीलिए इनको एक साथ दिया गया। अगर विशिष्टाद्वैतवाद आएगा तो आपको रामानुजाचार्य लगाना है, अगर श्री संप्रदाय आएगा तो आपको रामानुजाचार्य बताना है। अब ऐसा नहीं करना है, प्रश्न पूछा जाएगा कि श्री संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं और ऑप्शन में आपको दिया होगा मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि श्री संप्रदाय का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, रामानुजाचार्य हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मध्वाचार्य का नाम आने पर ब्रह्म संप्रदाय याद आना चाहिए, निम्बार्काचार्य का नाम आने पर सनकादि संप्रदाय याद आना चाहिए, शंकराचार्य हो तो अद्वैतवाद और स्मार्त संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेदवाद की बात हो तो चैतन्य महाप्रभु याद आने चाहिए। ये वीडियो इसी लिहाज से निश्चित प्रश्न हमने इनको दिया है, नाम दिया है निश्चित प्रश्न, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आने वाले हैं, 100% प्रश्न आने वाले हैं। अब ये अलग बात है कि आप इन पर कितना ध्यान दे पाते हैं। तो ये आगे क्या, एक जो है रस निष्पत्ति को लेकर के जो है 4 विद्वानों के मत बहुत महत्वपूर्ण है। निष्पत्ति को जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है उसको लेकर के इन 4 विद्वानों ने महत्वपूर्ण रूप से बात की है। अब इनके नाम भी, इनके सिद्धांत भी और इनके दर्शन भी अलग अलग पूछे जाते हैं और एक साथ भी पूछे जाते हैं। हमने इनको एक साथ केंद्रित, यहाँ एक साथ संकलित करके आपको देने का प्रयास किया है ताकि यहाँ से आपके जो है कम से कम जितने अधिकतम प्रश्न बन सकते हैं वो आपको एक जगह पर दिख जाए और एक तरीके से आप उनको सही कर लें। भट्ट लुलट जो थे उनका रस निष्पत्ति को लेकर जो वाद था उसका नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उन्होंने निष्पत्ति को उत्पत्ति कहा था, ये याद रखिएगा, ये शब्द आप, उत्पत्ति जो है, निष्पत्ति को उन्होंने उत्पत्ति कहा था और आरोपवाद और उत्पत्तिवाद उनके सिद्धांत का नाम है और दर्शन का नाम है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन से किसका संबंध है, भट्ट लोलट का संबंध है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसके संबंध में, रस निष्पत्ति के संबंध में। श्री शंकुक दूसरे आचार्य का नाम है, जो दूसरे महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं उनका नाम है श्री शंकुक और उनके सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। क्या नाम है, अनुमति नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद। और उन्होंने निष्पत्ति को अनुमिति कहा था। ये जो शब्द है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति कहा था भट्ट लोलट ने और अनुमिति कहा था श्री शंकुक ने। और इनके दर्शन का क्या नाम है, इनके दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। ये बात आपको याद रखना है। भट्ट नायक जो है इनके सिद्धांत या इन्होंने जो वाद चलाया था उसका नाम था भुक्तिवाद या भोगवाद और इनके दर्शन जो जिस दर्शन पर आधारित था ये वाद, उस दर्शन का नाम क्या था, सांख्य दर्शन। क्या नाम था, सांख्य दर्शन उसका नाम था। अभिनव गुप्त जो अंतिम आचार्य हैं रस निष्पत्ति के संबंध में जिन्होंने बात की है उनका नाम है अभिनव गुप्त और अभिनव गुप्त ने चलाया था अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद किस पर आधारित था, अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर आधारित था। तो ये बात आपको याद रखना है। शैव दर्शन से किस विद्वान का संबंध है, अभिनव गुप्त का संबंध है। सांख्य दर्शन भट्ट नायक ने आधार बनाया था। न्याय दर्शन श्री शंकुक और मीमांसा दर्शन से भट्ट लोलट का संबंध है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद और आरोपवाद रस निष्पत्ति के संबंध में इनकी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्री शंकुक ने अनुमितिवाद, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद चलाया था। क्रम परीक्षा में पूछा जाता है कि इन विद्वानों के क्रम क्या है। एक प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेगा हर परीक्षा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रस निष्पत्ति से प्रश्न आना ही आना है, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह टीजीटी पीजीटी की हो, एनटीए नेट जेआरएफ की हो। आप पेपर उठाइएगा और देखिएगा कि प्रश्न आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। भट्ट लोलट सबसे पहले आते हैं, फिर श्री शंकुक हैं और फिर भट्ट नायक हैं और उसके बाद अभिनव गुप्त हैं। मजे की बात क्या है, भट्ट नायक और भट्ट लोलट बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसको आपको क्या करना है, बहुत जो है सलीके से और बहुत ध्यान दे करके याद करना है। सबसे पहले भट्ट लोलट हैं, कौन है, भट्ट लोलट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे जो संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तकों के नाम परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न या अनेक प्रश्न बनते हैं, तो इनको हमने एक साथ देने का प्रयास किया है। रस संप्रदाय से भरत मुनि का संबंध है, उसके प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय भामा ने चलाया था। ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है।
रीति संप्रदाय, वामन ने दिया था रीति संप्रदाय। विकास क्रम, अगर इसके विकास क्रम की बात करें, विकास क्रम की अगर आप बात करेंगे तो ये किस प्रकार इसका विकास हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। रस अलंकार, सबसे पहले आता है रस, उसके बाद अलंकार, उसके बाद रीति और उसके बाद वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। हो सकता है यहाँ क्रम ना दिए गए हों, लेकिन आपको इस क्रम को याद रखना है। ये क्रम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि ये जो संप्रदाय हैं, काव्य शास्त्रीय प्रमुख संप्रदाय हैं, इनका विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या था, काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में सबसे पहले अलंकार संप्रदाय की बात की जाती है, उस रस संप्रदाय की बात की जाती है, उसके बाद अलंकार संप्रदाय की बात होती है, फिर रीति संप्रदाय, फिर वक्रोक्ति संप्रदाय और फिर ध्वनि संप्रदाय और बाद में आता है औचित्य संप्रदाय। प्रवर्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। वामन रीति संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय या सिद्धांत, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, भामा अलंकार संप्रदाय और भरत मुनि ने रस संप्रदाय दिया था। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। एक प्रश्न या अनेक प्रश्न आपको यहां से मिलने वाले हैं। आगे क्या है, एक प्रश्न यहां से भी बनता है और परीक्षा में कई बार गलत हो जाता है। मीरा की जो भक्ति थी, भक्ति जो सगुण भक्तों की थी, वो किस प्रकार की थी, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो मीरा की जो भक्ति थी वह माधुर्य भाव की भक्ति थी, आपको ध्यान रखना है। तुलसी की जो भक्ति थी वह दास्य भाव की थी और सूर की जो भक्ति थी वह सख्य भाव की। ये बात आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। सूर के पद अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनमें देखेंगे कि सखा भाव का जो है आपको चित्रण मिलता है, जबकि तुलसीदास को अगर आप देखेंगे तो वे क्या है, राम को अपना दास बताते हैं। और मीरा के यहाँ आप देखेंगे तो वहां जो है कृष्ण के साथ उनका तादाद में जो है उसमें माधुर्य भाव का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर आता है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, बहुत सारे उपन्यास हो सकते हैं आपकी नजर में और उनमें जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान विशेष का ही चित्रण होता है। जो प्लॉट लिया जाता है उपन्यास या कहानी का, उनमें जो है या तो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है या स्थान महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, आपको पता है काल, स्थान और जो है इसका संकलन त्रय की बात की जाती है तो वो अक्सर जगहों पर देखने को मिलती है। अगर उपन्यास की बात की जाए तो उपन्यास या तो व्यक्ति केंद्रित होगा या स्थान केंद्रित होगा या समय विशेष, किसी विशेष कालखंड को लेकर के कोई उपन्यास लिखा जाता है। तो ये जो नाम है, गांवों के नाम है या जगह के नाम है, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये एक साथ भी पूछा जा सकता है, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि बेलारी और सिमरी का संबंध किस उपन्यास से है, तो आप बताएंगे गोदान। या पूछा जा सकता है कि प्रेमाश्रम उपन्यास का संबंध जो है उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया गया है। या आपको जो है ये 4-5 नाम दिए जा सकते हैं और कह दिया जाएगा कि आप इनको सुमेलित करिए। तो शिवपालगंज जो है, ये शिवपालगंज है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का महत्वपूर्ण व्यंग्य उपन्यास है और इसमें स्वतंत्रोत्तर भारत का जो समाज है, खास करके जो प्रशासनिक अमला है और जो समाज का उच्च तबका और निम्न मध्यम वर्ग के बीच के जो सामाजिक संघर्ष और आडंबर है, उनका चित्रण आपको इस उपन्यास में देखने को मिलता है। व्यंग्य उपन्यास है, बहुत शानदार उपन्यास है। गंगोली जो है ये राही मासूम रजा का उपन्यास है, आधा गांव, और उसमें गंगोली का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। मेरीगंज, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। बेलारी और सेमरी, ये अपने आप में एक प्रस्थान बिंदु है उपन्यासों में। गोदान जो है प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है और उस उपन्यास के केंद्र में कौन से 2 गांव हैं, बेलारी और सेमरी। लखनपुर जो है ये प्रेमाश्रम में चित्रित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ हमने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो वीडियो है इससे एक समझदार प्रतियोगी बहुत सारे प्रश्न जो है वो बना सकता है और नोट कर सकता है। जैसे अब यहाँ से आप जो है हमने नहीं दिया है, लेकिन आपको जब इस प्रश्न को आप देखें तो आपको साथ साथ यहाँ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल, गोदान और प्रेमाश्रम को किसने लिखा है। आप यह बता सकते हैं कि राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल, गोदान और प्रेमाश्रम के प्रकाशन वर्ष क्या थे। साथ ही साथ आप यह भी बता सकते हैं कि इनमें चित्रित महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं और इनके स्थान के नाम तो हमने आपको बता ही दिए हैं। तो इस प्रकार हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितने प्रश्न आपको इस प्रकार के उपन्यास से बन सकते हैं। और भी उपन्यासों के स्थान विशेष को आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो
4-5 नाम दिए गए हैं, ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, ऐसे नामों को हमने यहाँ एकत्रित करने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं। नई कहानी। कहानी आंदोलन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, एक पूछा जा सकता है, अनेक पूछा जा सकता है। नई कहानी 1956 के आसपास। एक मजे की बात और है कि ये जो कहानी आंदोलन है, इनमें कई कहानी आंदोलन की तिथियां जो हैं वो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दी हुई हैं, तो उनको लेकर के आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इनमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहानी आंदोलन और उस कहानी आंदोलन को चलाने वाले कहानीकार का नाम पूछा जाता है। जी हाँ, नई कहानी 1956 ईस्वी के आसपास शुरू होती है। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, ये त्रयी के रूप में इन्होंने इस कहानी आंदोलन को चलाया था। ये पहला ऐसा कोई आंदोलन था कहानी का जो मुंशी प्रेमचंद के बाद एक नई धारा को लेकर के उदित हुआ था। नई कहानी के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है आ कहानी का। आ कहानी 1960 के आसपास शुरू होती है, गंगा प्रसाद बिमल जी से शुरू करते हैं। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह, सहज कहानी 1968 अमृत राय, समानांतर कहानी 1972 कमलेश्वर और सक्रिय कहानी 1979 राकेश वत्स। तो आपको ये सन जो दिए हुए हैं, अगर किसी किताब में अलग मिलता है तो उसको लेकर के आपको कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। आपको जो चीज विशेष रूप से याद करना है वो क्या है, ये कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक या उनको चलाने वाले के नाम आपको याद करना है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स, कमलेश्वर, समानांतर कहानी अमृत राय, सहज कहानी सचेतन कहानी महीप सिंह, आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल और नई कहानी मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ये कहानी में जो है त्रयी के रूप में विख्यात हैं। ऐसे ही कहानी में 4 यार का जिक्र आता है। वो 4 यार कौन से हैं, आप जरा कमेंट करके हमें बताइएगा कि कहानी के 4 यार कौन हैं और उनके नाम आप जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण वीडियो रहा है। हमने आपको यह ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि परीक्षा में ऐसी जगहों को भी आपको ध्यान में रखना है जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा हाईटेक हिंदी ने साहित्यिक कथन को लेकर, जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, साहित्यिक कथन को लेकर के कई सारे वीडियो बनाए हैं। अब तक कम से कम 5 से 7 वीडियो हाईटेक हिंदी पर आपको मिल जाएंगे, जिनमें साहित्यिक कथनों को, जो महत्वपूर्ण साहित्यिक कथन है और खास करके कथन कारण के रूप में एनटीए नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हमने इस वीडियो के अंतर्गत की है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र मिलते हैं। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक बात और कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ हम लाइव कब आते हैं उसकी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम वहाँ प्रेषित करते रहते हैं और प्रति